Good morning, students. So today we will start our next chapter, second, that is laws of motion of ninth class physics. Laws of motion. तो अब तक जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन के बारे में. उसमें पढ़ा था हमने मोशन इज लाइफ, क्योंकि हम जैसे काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ है मूवमेंट करती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, पानी जैसे फ्लो करता है हाइट से नीचे की तरफ, हम जैसे इधर उधर मोशन करते हैं. तो किसी भी चीज़ की जैसे लाइफ का हमें कैसे पता चलता है, जब वो मोशन में हो. जैसे अगर कोई चीज़ मूवमेंट नहीं करती तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में नहीं है, मतलब उसकी वो जिंदा नहीं है. जैसे कोई भी चीज़ का अगर मोशन देखते तो हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज़ उस चीज़ के मतलब उसके पास लाइफ है. तो ऐसे ही वो हमने पढ़ा था मोशन के बारे में पिछले चैप्टर में. और मोशन के पैरामीटर्स पढ़े. अगर कोई चीज़ मोशन में है तो रेस्ट में किसको कहेंगे, हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यानी हमने मोशन के पैरामीटर्स पढ़े थे. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोशन के कोज क्या है, क्योंकि उस चैप्टर में हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा था कि कोई भी चीज़ मूव करती थी क्यों करती है. अब इसमें हम पढ़ेंगे क्यों करती है, मतलब उसका कारण क्या है, यानी कोज ऑफ मोशन. तो पेड़ के पत्ते हिलते क्यों हिलते हैं. कोई भी एक बॉल है, उसको हमने फर्श पे छोड़ दिया तो वो बॉल चल रही है तो वो चलती जाएगी, वो रुकती नहीं है. तो मतलब मोशन में होती है, तो मोशन में क्यों होती है, तो उसके ये सब हम उसके कारण पढ़ेंगे अब. तो मोशन का कारण क्या है, तो मोशन का कारण है फोर्स. यानी कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो क्यों मूव करती है, तो उसका कारण है फोर्स. यानी फोर्स इज ए पुश और पुल. which changes the condition of which changes the condition of motion of body. इसका मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको रोक देगा. अगर कोई चीज़ रुकी है तो उसको क्या कर देगा, मोशन में कर देगा. और कोई चीज़ अगर सीधी चल रही है तो डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकता है. जैसे फुटबॉल है, रुकी हुई है, हमने किक मारी, हमने फोर्स लगाया तो वो मूव करने लग जाएगी. और अगर फुटबॉल हमारे पास आ रही है ऐसे, जैसे फुटबॉल का हमने किक मारी तो कुछ देर बाद रुक जाएगी. क्यों रुकेगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा. कौन सा फोर्स लगा, फ्रिक्शन के कारण. मतलब जिस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट उसने फोर्स लगाया उसके कारण रुक गई. अब फुटबॉल ऐसे जा रही है, एक प्लेयर ने किक उस पर ऐसे मार दी, मतलब ऐसे जा रही थी, किक ऐसे मार दी तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. तो फोर्स एक पुश और पुल है जो कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करती है. अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम फोर्स भी लगाते हैं फिर भी कोई बॉडी मूव नहीं करती, मतलब मोशन में नहीं रहती. कि जैसे हमने एक साइकिल है, उसके ऊपर फोर्स लगाया, साइकिल मूव करने लगी. लेकिन कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि वो चीज़ें के ऊपर फोर्स हम अप्लाई करते हैं लेकिन फिर मूव नहीं करती. जैसे दीवार को अगर हम पुश करें, जैसे दीवार को हमने पुश किया तो हम देखेंगे दीवार मूव नहीं करती. कुछ चीज़ें मूव कर जाती, कुछ चीज़ें मूव नहीं करती. तो उसका कारण क्या है, जैसे दीवार पे हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो हमने जैसे 5 यूनिट फोर्स लगाया, तो हमारा वो 5 यूनिट फोर्स कहाँ गया. तो इसका मतलब ये हो गया कि उस दीवार ने 5 यूनिट, जैसे हमने फोर्स लगाया ऐसे, तो उस दीवार ने 5 यूनिट फोर्स इस साइड लगा दिया, अपोजिट साइड. दोनों ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट, मतलब दोनों ने बैलेंस कर दिया एक दूसरे को. तो ऐसे फोर्सेस, मतलब हमने 5 यूनिट लगाया और दीवार ने 5 यूनिट अपोजिट साइड में लगा दिया, तो ऐसे फोर्सेस क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्सेस. यानी जब बैलेंस फोर्सेस होंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो अर्थ ने इसको खींच लिया, अर्थ ने इसको खींचा, मान लो 10 यूनिट फोर्स से, तो हमने फिर क्या किया, ऊपर की तरफ 10 यूनिट लगा दिया फोर्स. तो अब क्या हो गया, ये नीचे की तरफ 10 लग रहा था, अर्थ खींच रही थी, हमने इसके ऊपर की तरफ 10 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ये मूव नहीं कर रहा. अब अगर इस पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा दे 15, तो 10 इस पे लग रहा था, 15 हमने लगाया, तो ये फोर्स क्या हो गई, दोनों अनबैलेंस्ड. क्योंकि 10 नीचे लग रहा है और 15 हम कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे, तो अनबैलेंस्ड हो गया. तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण इसमें क्या हो गया, मोशन प्रोड्यूस. तो फोर्स दो टाइप का, मतलब फोर्स बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी. अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा, उसमें बॉडी मूव नहीं करेगी. जैसे दीवार का मैंने दिया था एग्जांपल कि हमने फोर्स लगाया और वो दीवार मूव नहीं की, क्यों, क्योंकि दीवार ने उस पर अपोजिट फोर्स उतना ही लगा दिया. तो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस. अनबैलेंस क्या हो गया, साइकिल खड़ी थी, हमने फोर्स उसके ऊपर लगाया, तो उसमें भी अपोजिशन तो होता है. जैसे साइकिल पर हमने फोर्स लगाया तो साइकिल जिसके साथ कांटेक्ट में है, जिस सरफेस था, तो उसको अपोज करता है, लेकिन हमने उस अपोजिशन के अपोजिट ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो फोर्सेस क्या हो गई, दोनों अनबैलेंस्ड, और वो साइकिल मूव करने लगी. तो फोर्स में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, फोर्स में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड.
अब बैलेंस्ड में लिखो, बैलेंस्ड फोर्स में लिखो द नेट फोर्स, सॉरी, व्हेन ऑल द फोर्सेज ऑन बॉडी, when all the forces on body are equal, when all the forces on body are equal and they cancels each other, when all the forces on a body are equal and they cancels each other. उसके बाद balanced force do not change the condition of motion, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। मतलब जैसे दीवार रेस्ट में थी तो हमने फोर्स लगाया, बैलेंस हो गया, तो वो रेस्ट में ही थी और रेस्ट में ही है। तो बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। अनबैलेंस्ड में लिखो व्हेन ऑल द फोर्सेज ऑन ए बॉडी, व्हेन ऑल द फोर्सेज ऑन ए बॉडी आर नॉट इक्वल, when all the forces on a body are not equal and do not cancels each other, are not equal and do not cancels each other. नेक्स्ट लाइन में लिखना unbalanced force changes the condition of motion, unbalanced force changes the condition of motion of the body. अनबैलेंस्ड क्या कर सकता है, कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज। जैसे कार है, कार के हमने धक्का मारा, तो धक्का मारेंगे तो हम देखेंगे कि पहले हमने थोड़ा फोर्स लगाया तो हम देखें कार नहीं चली, क्यों? क्योंकि जितना हमने फोर्स लगाया था वो कैंसिल हो गया, वो मतलब बैलेंस हो गया। किसके कारण? मतलब सरफेस ने अपोजिट फोर्स लगा दिया, कार जिसके साथ कांटेक्ट में धरती के साथ है। हमने और फोर्स लगाया, हमने 5 न्यूटन लगाया, नहीं चली, मतलब 5 अपोजिट लग गया, बैलेंस से। हमने 10 लगाया, चल पड़ी, तो वो फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गए कि अब जो सरफेस अपोजिट फोर्स लगा रहा था वो कम पड़ गया और हमने उस पर क्या लगा दिया, ज़्यादा, इसलिए कार मूव कर लगी, तो वो फोर्सेज क्या हो गए? अनबैलेंस्ड। तो फोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, बैलेंस्ड भी और अनबैलेंस्ड भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे हम ये पढ़ रहे हैं फोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। तो इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज कौन से फोर्सेज होते हैं? देखो इसमें जैसे नाम से पता चला, इंटरनल मतलब अंदर के फोर्सेज और एक्सटर्नल बाहर से जो फोर्सेज है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कई बार फोर्स के आगे इंटरनल और एक्सटर्नल दिया होता है। देखो ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एक कार है, उस कार के अंदर पैसेंजर बैठे अंदर, तो कार के ऊपर उन्होंने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, अंदर तरफ मतलब जैसे कार पूरा एक और सिस्टम हो गया, जैसे कार का हैंडल हो गया, गियर हो गए, सीट और सभी क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, और उससे उन सबसे मिलकर क्या बनी, कार बनी है। अब अंदर जो पैसेंजर उसमें बैठा था बैक सीट पे, उसने क्या किया, सीट के ऊपर फोर्स लगाया अंदर बैठे बैठे, तो क्या कार मूव करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स हो, तो कार मूव नहीं करेगी। अब वो पैसेंजर उतरा और उसने क्या किया, बाहर आके कार को धक्का मारा, तो कार मूव करने लगी। तो पहले केस में क्यों नहीं की? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स था। तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोशन, कभी भी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करते, एक्सटर्नल चेंज करते। जैसे इसमें है, इसमें फोर्सेज अप्लाई हो रहे इसके अंदर, जैसे ये है डस्टर है, तो इसमें पार्टिकल्स अंदर और वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, क्योंकि एटम से मिलके बना है, तो वो सारे कोई इस साइड जा रहा, कोई इस साइड जा रहा, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स, लेकिन हमने बाहर से फोर्स लगाया तो ये मूव करने लग गया। तो इंटरनल फोर्सेज वो होते हैं जो फोर्सेज अंदर होते हैं। जैसे कार का मैंने दिया एग्जाम्पल, कार के अंदर। अब तुम कहोगे कार के अंदर से हम वो लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, और उससे कंडीशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, कार रुक जाती है, चल रही है। तो वो जो ब्रेक लगाया वो ब्रेक के कारण नहीं रुकी, वो कार किसके कारण रुकी है कि जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो पहिया जाम हो जाता है, और वो जो सरफेस के साथ कनेक्ट है वो सरफेस उसको रोकती है। जैसे रेत के अंदर ब्रेक मार, जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक बॉल है, उस बॉल को हमने जैसे बिल्कुल चिकनी फर्श है उस पर हमने छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कि वो बॉल 20 मीटर पे जाके रुकी। अब रेत के अंदर छोड़ देंगे तो 2 मीटर भी वो नहीं चलेगी। तो उसका कारण क्या? वो सरफेस के कारण रुक रही है। तो वो फोर्स एक्सटर्नली हो, बाहर से वो फोर्स लग रहा है। तो इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं विच
डू नॉट प्रोड्यूस सॉरी विच डू नॉट चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन। कंडीशन ऑफ मोशन बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मतलब उसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, मतलब उस कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई। और अगर सीधी चल रही है तो सीधी चलती रहेगी, मतलब उस कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं। तो कंडीशन ऑफ मोशन मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, और एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में। तो इसमें लिखो इंटरनल फोर्सेज डू नॉट चेंजेज, इंटरनल फोर्सेज डू नॉट चेंजेज द कंडीशन ऑफ मोशन। Internal forces do not changes the condition of motion, but external forces changes the condition of motion, but external forces changes the condition of motion। अब एक चीज और देखो, एक्सटर्नल फोर्स मोशन कंडीशन चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड हो गया तो वो फिर कंडीशन ऑफ मोशन चाहिए। तो एक्सटर्नल भी होना चाहिए और अनबैलेंस्ड भी होना चाहिए, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है इसमें आती है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? सो नेक्स्ट टर्म इज इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्ट, इनर्शिया का मतलब इनर्ट रहना, मतलब इनर्ट मतलब कुछ नहीं करना। तो देखो इनर्शिया का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास, मतलब हम बात करें उसकी जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे एक बॉक्स है, आयरन का बॉक्स है, लोहे का एक बॉक्स है, तो वो रखा है रूम में। तो हम देखेंगे कि जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो वो उसके एक प्रॉपर्टी होगी उसकी खुद की, मतलब उसको रेस्ट में रहने की, वो कुछ नहीं करना चाहता। तो कुछ नहीं करना मतलब इनर्ट, इनर्ट रहना मतलब कुछ नहीं करना, तो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है। अब जैसे हमारी अर्थ है वो काफी सालों से घूम रही है, रुक नहीं रही। क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो चलती जाएगी, मतलब उसके पास भी इनर्शिया है। इनर्शिया उसके पास किस चीज की इनएबिलिटी है? इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी होती है, अयोग्यता। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहां रख दिया मैंने, तो अब काफी सालों तक मैंने देखा ये अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो ये यही रहेगा। तो इसके पास क्या है? इनएबिलिटी है, किस चीज की? चलने की, मतलब ये खुद नहीं चल सकता। जैसे हमारी अर्थ है, उसके पास क्या है? इनएबिलिटी, उसके पास रुकने की है, वो कि वो खुद नहीं रुकेगी। तो वो होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी। किसकी होती है इनएबिलिटी? नॉन लिविंग थिंग मतलब ऑब्जेक्ट की। और उस इनएबिलिटी के कारण वो क्या करता है? अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि इनएबल है इसलिए नहीं कर पाता। अगर मान लिविंग होती तो हम क्या कर, वो अपने आप खुद चेंज कर, जैसे हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग है तो अपने आप, मतलब उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, इनएबिलिटी होती है खुद अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करने की। जैसे बॉल है, अब जैसे काफी सालों से जैसे ये बहस चली आ रही थी, अगर कोई भी चीज अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती तो एक बॉल को हम फेंकते हैं तो वो बॉल रुक क्यों जाती है? तो ये गैलीलियो ने बताया कि वो बॉल रुकती है, वो किसके कारण रुकती है? फ्रिक्शन के कारण रुकती है। क्यों? क्योंकि इसका जैसे ये है एग्जाम्पल कि एक बॉल है, उसको रेत में फेंका 2 मीटर पे रुक जाएगी, मतलब उतनी स्पीड से फेंका तो रेत में रुक जाएगी 2 मीटर पे, और जो फर्श है उस पर 20 मीटर पे रुकती है। तो इसका मतलब ये हो गया बॉल तो वही है, तो वो क्यों रुक रही है? सरफेस के कारण। इसका मतलब ये हो गया सरफेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अगर वो सरफेस फ्रिक्शनलेस हुआ, फ्रिक्शनलेस मतलब बिल्कुल चिकना सरफेस, तो वो बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो वो मोशन में होगी, तो मोशन में ही रहेगी, तो उसके पास इनएबिलिटी होगी। तो ये होता है इनर्शिया, मतलब इनएबिलिटी होती है किसी की ऑब्जेक्ट की अपने आप अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करने की। तो लिखो इसमें इनर्शिया इज द inability, inertia is the inability of any object, inertia is the inability of an object to change its condition of motion, to change its condition of motion itself, मतलब खुद नहीं करेगी चेंज। to change its condition of motion itself, मतलब ये इनएबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट के पास कि वो अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं। कंडीशन ऑफ मोशन, अब कंडीशन ऑफ मोशन 3 टाइप की होती है, इसलिए इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है। अब इसमें हाँ एक चीज और, इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम? ये कैसे बताएंगे किसके पास इनर्शिया ज्यादा है किसके पास कम है? तो वो हम बताएंगे मास से। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, जैसे हमने एक तो लिया जैसे ये चीज है एक ये और एक ये है, तो इसमें मैंने एक, जैसे ये है 1 न्यूटन फोर्स लगाया नहीं चला ऊपर की तरफ, 2 लगाया नहीं चला, 3 लगाया नहीं चला, ये 10 में ऊपर की तरफ चला। इस पे देखो मैंने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 5 पे ये चल पड़ा। तो किसके पास मतलब इनएबिलिटी? इसकी इनएबिलिटी थी
चलने की, तो इसकी इनएबिलिटी 10 न्यूटन फोर्स में टूटी वो, और इसकी 5 में टूट गई, तो इसका मतलब इनएबिलिटी मतलब इनर्शिया, तो इसका इनर्शिया 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तब टूटता है, और इसका 5 में टूटता है, तो इसका मतलब इसके पास इनर्शिया क्या है, ज्यादा। तो मास जिसके पास होगा ज्यादा, उसके पास इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। जैसे एक हैवी बॉक्स है, तो उसके ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब हम उसको मूव करवा सकते हैं, और हल्की चीज है तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाने से हम उसको क्या करा मूव, मतलब उसकी इनएबिलिटी को हम तोड़ सकते हैं। ऐसा ही होता है कि जैसे साइकिल देखते हैं, साइकिल मूव कर रही है तो हम उसमें हाथ से ब्रेक लगाते हो, रुक जाती, लेकिन ट्रक मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो ब्रेक लगाते हैं वो भी एयर ब्रेक्स होते हैं, मतलब ऐसे वो नहीं रुकते, जैसे ऐसे होते साइकिल पास ऐसे दबा दे ट्रक रुक गया, ऐसा नहीं होता, उसमें एयर ब्रेक होते हैं, प्रेशर वाले ब्रेक, उनसे वो रुकता है। तो वो इसका मतलब ये हो गया जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। तो लिख लो, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया किससे मेजर करते हैं, मास से कर सकते हैं। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो आप इनर्शिया की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें ही चेंज करना है, अपने आप लिखना है। मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या लिखना है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, लिखना है कंडीशन ऑफ रेस्ट इटसेल्फ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो क्या रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, तो उसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मूव, इसको हमने यहाँ रख दिया तो ये मूव नहीं करेगा, मतलब इसके पास क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो इसमें लिखना इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, ये करना है बाय इटसेल्फ। इसमें लिखना है इनर्शिया ऑफ मोशन में, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन इटसेल्फ। और थर्ड में लिखना है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ये बारी बारी लिखना है, इसमें पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर और फिर ये बता दिया है मैंने। पहले क्या लिखा है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट इटसेल्फ, और इसमें टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन इटसेल्फ, और इसमें टू चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आता है लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे मोशन के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो ये लॉज ऑफ मोशन है, इसकी स्टडी काफ़ी साल पहले चली आ रही है, मतलब 500 ईस्वी के आसपास से ही चली आ रही है। उस टाइम तक जैसे काफ़ी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे पहले यही सोचा जाता था कि अगर एक, मतलब ये चीज़ हमने देखी थी कि बॉल है वो रुक जाती है, तो वो फिर बताया गैलीलियो ने कि उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब रुकी है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि वो सरफेस लगाती है, जैसे रेत के अंदर वो फोर्स लगता है ज़्यादा, फर्श के अंदर कम लगता है। तो ऐसे ही ये स्टडी काफ़ी सालों से आती चली, लेकिन न्यूटन ने उन सबको, जो उनसे पीछे वाले होते साइंटिस्ट, सब ने जो किया था स्टडी, उस चीज़ को पढ़ के, और उन चीज़ों को पढ़ के उन्होंने ला दिए थे, इसलिए इसको न्यूटन ला बोलते हैं। तो इसके लिए हम ये नहीं बता सकते कि ये अकेले न्यूटन नहीं दिए थे, इनके पीछे काफ़ी साइंटिस्ट की होती मेहनत, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उन सबको पढ़ा और फिर हमें ये बताया, तो उसने, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और मैकेनिक्स को न्यूटन मैकेनिक्स ही बोलते हैं, मतलब जो मैकेनिक्स है उसमें मेनली रोल हम उसका ही मानते हैं न्यूटन का। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, सब साइंटिस्ट जो उनके पीछे वाले साइंटिस्ट थे सबकी मतलब स्टडी की थी, जो उन्होंने लिखा था, और उसके बाद उन्होंने लॉज दिए। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अभी इनर्शिया जो हमने यहाँ पढ़ा था वो ये सेम इसमें। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन ने बताया था कि कोई भी चीज़
कोई भी चीज़ अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब इनर्शिया में क्या था, कोई भी चीज़ अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती बाई इटसेल्फ खुद, बस उसने क्या जोड़ दिया न्यूटन ने, मतलब गैलीलियो ने वो बताया था। अब न्यूटन ने क्या जोड़ दिया उसमें कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती। तो इसमें लिखो इट स्टेट्स दैट any object do not change its condition of motion. It states that any object do not change its condition of motion by itself when unless condition of motion by itself unless an external force is applied इसलिए हमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पढ़ा है, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो क्या करता है, वो तो कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती, इसलिए हमने पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इस चीज़ को प्रूव किया था गैलीलियो ने। देखो उन्होंने कैसे प्रूव किया था, गैलीलियो ने एक सरफेस लिया ऐसा और उसके ऊपर यहाँ बॉल रख दी और उसके साथ एक ऐसा सरफेस यहाँ पे लगा, तो ये बॉल ऐसे गई और यहाँ पे जाके और फिर ये ऐसे आ गई। उसके बाद उसने क्या किया कि ये सरफेस को ऐसे कर दिया, तो फिर से बॉल गई और ऐसे चली, मतलब दो वो लगा दिए, जैसे दो लकड़ी की जैसे लकड़ी है ये, जैसे ये इंक्लाइनेशन है, ये हो गया इंक्लाइनेशन और एक इंक्लाइनेशन, तो ये ऐसे गई और ऐसे यहाँ पहुँची। अब उस इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद ये बॉल यहाँ पहुँची, उसमें थोड़ा टाइम लगा, इससे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गई तो यहाँ पे टाइम मान लो ये पहुँच गई थी 1 सेकंड में, यहाँ पहुँची 2 सेकंड में, फिर इसको ऐसे वो कर दिया तो ये 3 सेकंड पहुँची। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने गैलीलियो ने ऐसे ही कर दिया उसको, तो उसने देखा कि ये बॉल यहाँ से आई और यहाँ से चलती चली गई। ये सरफेस उसने कैसे लिया था, फ्रिक्शनलेस लिया था, मतलब फ्रिक्शन नहीं था। तो उसने बताया कि इस बॉल के पास मोशन आ गया और ये मोशन के कारण चलती रहेगी। अगर ये ऐसे होता तो क्या होता है, ये रुक जाती। क्यों, क्योंकि ऐसे करने से एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई होता है, अर्थ के कारण वो नीचे आती है ऐसे, मतलब ऐसे इंक्लाइनेशन था, ऐसे कर देंगे तो कोई चीज़ रखेगा उस पर ऐसे नीचे आएगी अर्थ के कारण। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगा तभी नीचे आई वो, ऐसे ऐसे गई और फिर नीचे क्यों आई, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, फिर ऐसे गई फिर नीचे आई एक्सटर्नल फोर्स के कारण, फिर ऐसे गई नीचे एक्सटर्नल, इसमें ऐसे गई और चलती गई। क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो ये उसने प्रूव किया था गैलीलियो ने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अब एप्लीकेशन इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, एप्लीकेशन बुक के अंदर भी दी हुई है, मैं बस इसको समझा देता हूँ। उसमें एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें पहली एप्लीकेशन देखो, पहली एप्लीकेशन क्या है, ये है कि जैसे ये आ गया कि जैसे हम बस में खड़े हैं, जैसे एक बस एट रेस्ट है और उसमें हम ऐसे खड़े हैं, मतलब हमने बस जो सीट वगैरह उसको नहीं पकड़ रखा और हम ऐसे खड़े हैं, लूज खड़े बिल्कुल। तो एकदम से बस चलती है, तो बस चलेगी तो हम एकदम से पीछे की तरफ होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लीन बैकवर्ड। जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन ये है, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स, जब एक बस सडनली स्टार्ट होती है, द पैसेंजर लीन बैकवर्ड, वो पैसेंजर पीछे की तरफ क्यों गिरता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जैसे ये बस है, उसका बेस सरफेस है और उसके ऊपर वो पैसेंजर ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है वो, तो ऐसे जब वो खड़ा है, अब जैसे पेन खड़ा नहीं हो सकता इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा दे रखा, स्पोर्ट दे रखा है, तो ऐसे वो खड़ा है। अब बस के साथ साथ वो पैसेंजर की पूरी बॉडी क्या है, एट रेस्ट, ठीक है, वो क्या चाहेगी, एट रेस्ट में चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती, तो एट रेस्ट में जाएगी। अब एकदम से बस चलेगी तो बस ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो जो हमारी बॉडी उसका लोअर पार्ट है, हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, नीचे का हिस्सा पैर है, वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में, तो वो भी क्या चाहेंगे, मोशन में चले जाएंगे। लेकिन ऊपर की जो बॉडी वो क्या चाहेगी, वो मतलब रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना चाहेगी, तो इसलिए वो पार्ट आगे चला जाता है नीचे वाला, और हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो क्या रहना चाहता है, रेस्ट में, और इसलिए हम क्या पीछे की तरफ लीन कर जाते, मतलब झुक जाते। उसका कारण ये है।
क्योंकि जब बस चलती है तो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रखा है बुक में, तो उसमें से नोट कर लेना, मैंने समझा दिया क्यों होता है। उसका कारण ये है कि बस के साथ पहले जब बस रुकी हुई थी तो हमारा पूरी मतलब बॉडी के पार्ट्स तो क्या थे, एट रेस्ट थे। लेकिन बस जब एकदम से चलती है तो लोअर पार्ट मतलब हमारे पैर हैं वो बस के साथ कांटेक्ट में, तो वो क्या हो जाएंगे, मोशन में। और ऊपर का पार्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है बस के साथ। बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, पैर है। तो पैर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो पैर क्या हो जाएंगे, मोशन में। लेकिन ऊपर के पार्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इसलिए वो क्या रहना चाहेंगे, रेस्ट में। इसलिए बस आगे की तरफ चलेगी, मतलब पैर भी आगे की तरफ चले गए और हम पीछे रहेंगे, मतलब ऊपर का पार्ट, इसलिए हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल है कि मतलब सडनली ब्रेक अप्लाइड करते हैं बस पे तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि बस चल रही है तो बस के साथ साथ हम चल रहे हैं, तो हमारा पूरा जो मतलब बॉडी पार्ट है मोशन में है। लेकिन बस एकदम से रुकती है तो जो नीचे का हिस्सा है वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या था, मोशन में था बस में, तो वो क्या चाहेगा, मोशन में रहने, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा है, पैरों पर लगा है। तो पैर तो क्या हो जाएंगे, एट रेस्ट। जैसे ये चल रही है तो पैर तो रुक गए और आगे का हिस्सा क्या चाहेगा, मोशन में रहने, तो इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल होता है, जैसे हम जब मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ ऐसे क्यों होते हैं, तो उसका कारण भी यही है कि जैसे हम चल रहे हैं ऐसे, देखो ये टर्निंग है ऐसे, तो ऐसे ये बस आई ऐसे, तो ऐसे जब हम आ रहे हैं, अब यहाँ से जब बस आएगी तो ये ऐसे टर्न होगी। तो जब टर्न होगी तो नीचे का पार्ट है, जैसे ये बस चल रही है ऐसे, तो नीचे का पार्ट है वो बस के साथ साथ टर्न हो जाएगा ऐसे। लेकिन ऊपर का पार्ट क्या जाएगा, वो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा, क्योंकि पैर है बस के साथ करंट, तो उन पर एक्सटर्नल फोर्स लगा और बस मुड़ गया ऐसे। तो ये हिस्सा मतलब इसी साइड रहना चाहेगा, और वो यही मान सकते हैं जैसे ये है, तो ये चल रहा है ऐसे, अब ऐसे मुड़ गया हम, तो ऐसे मुड़ेंगे तो नीचे का हिस्सा तो क्या चला इस साइड, और ऊपर का हिस्सा क्या रहना चाहेगा, वो स्ट्रेट ही चलना चाहेगा। वो स्ट्रेट चलना चाहता है और इसलिए हम बस में ऐसे हो जाते हैं। तो ये बस ऐसे मुड़ेगी तो हम कौन साइड हो जाएंगे, इस साइड। तो उसमें भी कौन सा लॉ लगता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर खिड़की खुली होगी तो हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे, तो हम बाहर की तरफ नहीं गिरे, हम तो क्या चल रहे हैं, हम तो चल रहे हैं सीधे, लेकिन बस ऐसे मुड़ेगी तो हम क्या चलना चाहते हैं, सीधा ही चलना चाहते हैं, हम तो सीधे चले जाते हैं और बस ऐसे मुड़ जाएगी। तो हम अपनी कंडीशन मोशन चेंज नहीं करते, इसलिए हम बस से गिर जाते हैं खिड़की में से। तो ये हो गया एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है जैसे एक सिक्के, जैसे एक कॉइन लिया हमने, एक लिया गिलास और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रख दिया, तो हमने कार्डबोर्ड को ऐसे हिट किया तो हम देखेंगे कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा और सिक्का वही गिर जाएगा। उसका कारण भी क्या है कि कार्डबोर्ड को हमने क्या कर दिया, मोशन में, और उस सिक्का किस में था, एट रेस्ट, उस पर फोर्स नहीं लगा है, तो वो क्या रहना जाएगा, एट रेस्ट, इसलिए नीचे गिर जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल। काफ़ी इसमें दिए एग्जाम्पल, पेड़ के पत्ते, जब हम पेड़ को हिलाते हैं काफ़ी तेज़ी से तो पेड़ के पत्ते नीचे क्यों गिरते हैं, क्योंकि पेड़ को हमने मोशन में कर दिया। पत्ते क्या रहना चाहते हैं, पहले क्या था, एट रेस्ट, हिलाने से पहले सब कुछ क्या था, एट रेस्ट था, और हमने जैसे ही पेड़ को हिलाया तो वो मोशन में आ गए। तो मोशन के कारण पत्ते, जैसे सूखे पत्ते वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो क्या चाहते हैं, एट रेस्ट, तो वो एट रेस्ट ही रहना चाहते हैं, लेकिन अर्थ उसको खींच लेती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसे ही जैसे दरी है, उसको जब हम ऐसे जैसे डंडे से पीटते हैं, मतलब झटकाते हैं उसको, तो हम क्या देखते हैं, वो दरी आगे चलेगी और उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल थे जो दरी के अंदर, वो दरी के साथ क्या है स्टार्टिंग में एट रेस्ट, लेकिन हमने फोर्स लगाया तो वो जो दरी हो तो क्या होगी मोशन में, और वो पार्टिकल क्या है, वो क्या रहना चाहिए, एट रेस्ट, क्योंकि उन पर फोर्स थोड़ी लगा, वो किस पे फोर्स लगा, दरी पे, इसलिए वो वहीं नीचे के नीचे गिर जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब बुक के अंदर ये अप्लीकेशन इसकी दी हुई है, तो उनको एक बार ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट जो आएगा हमारे लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।